नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह टॉप 50 की श्रृंखला आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी। तो भारत में आने वाला जो प्रथम यूरोपीय व्यापारी था वह था वास्को डिगामा। और यह कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। कहाँ पर आया था? तो ये भी याद रखेंगे कि ये 1498 में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था सबसे पहले। देखिए, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो वास्को डिगामा है, यह आपका पुर्तगाल से आया था। इसे पुर्तगाली भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का कंपनी का क्रम। देखिए, भारत में जो भी यूरोपीय व्यापारी आए हैं वह सभी जो है यहाँ पर व्यापार की ही दृष्टि से आए हैं। इन जिनमें से अंग्रेजों ने क्या किया है कि यहाँ पर आधिपत्य करने का अपना रणनीति तैयार की है। इसके साथ साथ अगर हमसे क्रम पूछा जाएगा कि भारत में आने वाले व्यापारियों का क्रम क्या है, तो हम याद रखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। लेकिन अगर बात की जाती है कि किसने अपनी कंपनी किसके बाद स्थापित की, सबसे पहले कंपनी किसने बनाई, तो व्यापारिक दृष्टि से जो कंपनी बनाने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे वह थे पुर्तगाली। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्रथम यूरोपीय व्यापारी वास्को डिगामा आया था 1498 में। तो इसने ही सबसे पहले अपनी कंपनी भी स्थापित की 1498 में आया था। और इसने अपनी जो कंपनी है वह कहाँ पर स्थापित की थी? गोवा में। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेज पुर्तगाली के बाद में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की। और अंग्रेजों के बाद में क्रम आता है डच का। देखिए, डच जो है भारत में पहले आए थे, लेकिन उन्होंने कंपनी स्थापित नहीं कर पाई थी क्योंकि जो अंग्रेज थे वह काफ़ी कुटिल और चालाक हुआ करते थे, जिस कारण उन्होंने अपने व्यापारिक दृष्टि से जो रिश्ते थे वो अच्छे बना रखे थे और उन्होंने कंपनी भी बहुत ही कम समय में स्थापित कर ली थी। वहीं डच जो कि पहले आए थे और कंपनी स्थापित करने के क्रम में अंग्रेजों के बाद आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डैनिश, जिन्होंने डच के बाद अपनी कंपनी स्थापित की। और फ्रांसीसी जो कि 1664 में आए, इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। और स्वीडिश ने सबसे लास्ट में 1731 में अपनी कंपनी यहाँ भारत में स्थापित की। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि भारत में आने वाले व्यापारियों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं और उसके बाद आए हैं अंग्रेज और फिर आए हैं फ्रांसीसी। अगर बात की जाए कि सबसे पहले कंपनी किसने स्थापित की है, तो पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों के बाद में अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के बाद में डच ने और डच के बाद में फ्रांसीसियों ने। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। देखिए, व्याख्या में टाइम जरूर लगता है लेकिन सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पुर्तगाली कंपनी से रिलेटेड डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में जो आने वाला प्रथम अंग्रेज था वह था कैप्टन हॉकिंस। और यह कब आया था? तो 1609 ईस्वी में आया था। और किसके दरबार में आया था? किस मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला जो है अंग्रेज था वह था कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जो गवर्नर जनरल आपके बुलाया गया था वह कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायस राय। देखिए, भारत में पहले गवर्नर जनरल पद हुआ, इसके बाद इसी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय पद स्थापित किया गया, जिसमें आपके प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, सबसे पहले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसके बाद गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद आया और वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में आपका भारत स्वतंत्र हुआ
और स्वतंत्रता के बाद अंतिम जो वायसराय थे, इसके साथ साथ अगर कहा जाए यही अंतिम वायसराय का पद अब गवर्नर जनरल में जो है प्रोवाइड कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, तो वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय था वह था श्री राजगोपालाचारी। देखिए, श्री राजगोपालाचारी हमारे भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पर याद रखेंगे भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं छपना तय है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। तो हमने देखा कि भारत में सिविल सेवा का जनक जो है किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट देखेंगे, सहायक संधि के जनक कौन है? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। सहायक संधि के जनक हैं डुप्ले। वहीं पर अगर कहा जाए कि सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है, तो वेलेजली ने। देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कई बार कंफ्यूजन में हम वेलेजली पर टिक कर देते हैं। तो सर्वाधिक बार प्रयोग वेलेजली ने किया है, जिस कारण इन्हें जनक मान लिया जाता है। लेकिन अगर प्रमुखता से और देखा जाए कि मुख्य रूप से इसके जनक थे कौन, तो सहायक संधि के जनक डुप्ले थे और इसका सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? वेलेजली ने। अगला देखेंगे, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। ये क्वेश्चन टू द पॉइंट ऐसे ही आएंगे और आपको ऑप्शंस में से सही उत्तर का चयन करना होगा। भारतीय रेल के व्यक्तिगत सिद्धांत और वुड डिस्पैच को लागू करने का श्रेय जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत सिद्धांत या कहा जाए हड़प नीति लागू करने वाला शासक कौन था, वुड डिस्पैच किसने लागू किया, तो इन सभी कार्यों को करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। देखिए, इन्हें एक साथ लिखने का सिर्फ एक ही मोटिव है ताकि आप कई चीज़ों को याद रख सकें। तो लॉर्ड डलहौजी की बात आती है तो इसका संबंध किस किस चीज़ों से है? इसने सर्वप्रथम रेल चलाई भारत में, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि सबसे पहले हड़प नीति को लागू किया, जिसके तहत अगर आपकी किसी भी राज्य में उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य को हड़प लिया जाता था। इसके बाद वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे भी लागू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रथम बार रेल भारत में कब चलाई गई। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्रथम बार जो रेल भारत में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी कवर करते हुए आपकी प्रथम भारतीय रेल चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई? तो सबसे पहली जनगणना जो कि हुई थी भारत में वह हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुई थी? तो 1872 यानी कि 1872 में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल मेजर सा डिफरेंट होने के कारण कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना कब हुई? जब नियमित शब्द जोड़ दिया जाएगा तो नियमित जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई 1951 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुई के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या कही जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। उस समय जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड डफरिन। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक पंक्ति भी कही जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। नेक्स्ट देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा?
तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक के नाम से जाना जाता है और इन्हें यह संज्ञा देने वाले थे वैलेंटाइन सिरोल। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत तथा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके लेखक भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें आधुनिक भारत के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके पिछली परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे आने की भी संभावना है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किसके विरोध में लौटा दी थी? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने किसके विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। यह बात की जाएगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किसके विरोध में वापस की थी, लौटा दी थी? तो उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यह कब हुआ था? यह तिथि आपकी कई बार पूछी जा चुकी है। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 की घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है विरोध में असंतोष के कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 1923 इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी टीईटी में पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ अन्यत्र कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो आप याद रखेंगे कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। देखिए, इसमें दो लोगों का जो है सहयोग रहा है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। यकीन मानिए ये आपको फिर से कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, पहले तो यही याद रखेंगे। और कब की गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और यह कब हुआ था? तो 1929 में। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, दांडी मार्च कब से कब तक चला? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनने ही बनने होते हैं। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था और यह कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। देखिए, इस डेट को जरूर याद रखेंगे कि 12 मार्च 1930 को दांडी जो है मार्च स्टार्ट किया गया था और यह 6 अप्रैल 1930 तक चला था। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 को। इसके बीच में आपके कुल 13 सूत्रीय मांगे रखी गई थी गांधी जी के द्वारा इरविन से, और उनमें से कई मांगों को माना भी गया था। तो गांधी इरविन समझौता आपकी इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता रहा है। तो इसकी तिथि कई बार पूछी जाती है, 4 मार्च 1931। अगला देखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वह थे रैमजे मैकडोनाल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? देखिए, यह प्रश्न आपसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तरीका होगा कि भारत की तरफ से अछूतों का प्रतिनिधि करते हुए भाग लेने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो वह भी आपके भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि चाहे अछूतों के प्रतिनिधि की बात की जाए, चाहे एकमात्र भारतीय की बात की जाए, सभी प्रकार से आपका उत्तर एक ही होगा कि भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे,
17 अक्टूबर 1940 को पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा गांधी जी द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, इसके प्रथम सत्याग्राही कौन थे? तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि प्रथम सत्याग्राही कौन थे। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपका प्रारंभ किया था, ये गांधी जी ने प्रारंभ किया था। और कहाँ से? तो पवनार आश्रम से। और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे वह थे आपके विनोबा भावे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत से पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कब और किसने की? तो भारत और पाकिस्तान जो कि पहले एक ही हुआ करते थे, इसके पृथक्करण की जो सर्वप्रथम मांग की थी वह 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के पृथक्करण की सबसे पहले बात किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब की थी? 24 मार्च 1940 को। किस अधिवेशन में की थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट देखेंगे, और देखिए इसके साथ साथ आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की मांग भी आपकी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही की गई थी। और वो कब की गई थी? तो वह की गई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक जब आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की भी मांग की थी। इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान शब्द आपका किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन जिसे कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत कब आया? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आप याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 को। इसका गठन कब हुआ अगर पूछ लिया जाए तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, जबकि यह भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट देखेंगे, 9 फरवरी 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत किसे फांसी दी गई? यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहला कि काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि परिवर्तित नाम है, इसका पहले नाम हुआ करता था काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे बदल करके कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि आपके करंट से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये घटना कब हुई थी? तो इतिहास में एक घटना 9 फरवरी 1925 को हुई थी, जिसके तहत फांसी दी गई थी कुल 3 लोगों को, जिसमें थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी। और अगर बात की जाए कि किसे आजीवन कारावास दिया गया, तो आजीवन कारावास पाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे सचिंद्र सान्याल। अगला प्रश्न देखेंगे, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया? तो करो या मरो यानी कि डू एंड डाई का जो नारा है वह गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, और तिथि क्या थी? तो 9 अगस्त 1942 को दिया गया था। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? तो 9 फरवरी 1925 को। और करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को दिया गया था। भले ही आपको यहाँ पर चीज़ें जो है टाइम लग रहा हो, थोड़ा डिजिटल नहीं है, बोर्ड नहीं है, काफ़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन यकीन मानिए मैटर आपको किसी से भी कम नहीं मिलने वाला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह कौन थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इन दोनों क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जे.बी. कृपलानी, और जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत स्वतंत्र हुआ, और उसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत में जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले कौन थे? तो सबसे कम उम्र में जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, सुनाई गई थी, वह व्यक्ति थे आपके खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो हम सरदार के नाम से बुलाते हैं, यह सरदार उपाधि उन्हें दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका टेट परीक्षा में भी रिपीट हो चुका है, आगे कई परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। आप फिर से रिकॉल करेंगे, पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने।
आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हम सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की जो ये उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखेंगे एडोल्फ हिटलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो वह हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और इसके संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था, इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर आपसे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाएंगी तो हो जाएंगी एनी बेसेंट। और अगर यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वह हो जाएंगी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू के द्वारा 1925 में आपकी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का काला कानून किस एक्ट को कहा गया? तो यह संज्ञा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट 1919 को दी गई थी, जिसे कहा गया था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून। इसके तहत आपके यह कार्य किया जाता था कि किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार पकड़ करके जेल में डाल देती थी, उससे ना ही गवाही मांगी जाती थी, ना ही उसका गुनाह बताया जाता था, ना ही उसे अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता था। इस प्रकार इसे कहा गया काला कानून। नेक्स्ट देखेंगे, तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही रखा मिलेगा कि तूफानी हिंदू निम्न में से किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, इस घटना के बारे में भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। क्योंकि इन्होंने जो अपना जो है भाषण दिया था जाकर के शिकागो यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर इन्होंने जैसे ही बोला कि मेरे भारत के प्रिय भाइयों और बहनों, यह सुनते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। और इसलिए इन्हें जो है एक उपनाम दिया गया कि यह तूफानी हिंदू हैं। तो इस घटना को अगर आप दिमाग में सेट रखेंगे तो आप इस नाम को कभी नहीं भूल पाएंगे, अन्यत्र इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी अभी हमने चर्चा की थी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके सी राजगोपालाचारी। अब 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया गया था, लेकिन जब वह भारत आए थे तो उन्होंने भारत में आने पर जो अपना प्रथम सत्याग्रह सन 1917 में चलाया था वह चंपारण बिहार में चलाया था। और इसका संबंध किससे था? तो नील की खेती से, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें बिना मर्जी होने पर भी किसानों को अपनी भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिस वजह से उनकी खेती बंजर हो जाती थी। यह अंग्रेजों के द्वारा एक अवैध नीति चलाई जा रही थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने 1917 में अपना प्रथम सत्याग्रह चलाया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो ये थे आपके कुछ टॉप 50 आधुनिक भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पूरे इतिहास को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान रखिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।